नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 1 अपन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कृषि पर आधारित है। लगभग 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो फैक्ट है, जैसे कि कृषि क्षेत्र का हमारी अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, उसके संबद्ध क्षेत्र का भूमि जोतों की संख्या कितनी है, और इस प्रकार से जितने भी फैक्ट थे उनको अपन डिस्कस कर चुके हैं। कुछ स्कीम्स जो किसानों के हित में सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, तो अपने को डिस्कस करना है। तो उनको भी अपन क्वेश्चंस के माध्यम से एक-एक करके डिस्कस करेंगे, जो भी इकोनॉमिक्स रिव्यू में दे रखे हैं। तो चलिए आज का इस पहला क्वेश्चन देखते हैं और इस सेशन को अपन आगे बढ़ाते हैं। चलिए, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना अथवा विस्तार हेतु अधिकतम कितना अनुमान अनुदान देने का प्रावधान है। ठीक है, तो स्कीम जो है रिलेटेड है, नाम से क्लियर होना चाहिए थोड़ा सा। प्रधानमंत्री है स्कीम की योजना के नाम में, तो इसका मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रायोजित है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाई जा रही है, एक बात। दूसरी बात हम देखेंगे कि सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, दूसरी चीज उद्योग से संबंधित है। और उद्योग में भी पर्टिकुलर किससे, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों से। जो अपने चैप्टर में देखा था कृषि प्रणाली, हम देख रहे थे कि उत्पादन, उत्पादन के बाद उसका भंडारण, उसके बाद उसके प्रसंस्करण, कहीं विपणन, और उसके बाद हमने उपभोग की बात की थी। तो इस प्रक्रिया का एक चरण यहाँ तक पहुंच गया आपके प्रसंस्करण की बात तक। ठीक है, और बात की गई है सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की, और उसके तहत क्या कह रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करनी है। एक बात, स्थापना करनी है, या आपको जो पहले से स्थापित हैं उनका विस्तार करना है। उसके लिए सरकार कितना अनुदान दे रही है। ठीक है, तो ये पीएमएफएमई क्या कहता है। पीएमएफएमई, एफएमई का मतलब क्या है, इसको समझिए। फॉर्मलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज। ठीक है, ये इस एफएमई का मतलब है, पीएमएफएमई। ठीक है, अब इसमें मतलब क्या है, फॉर्मलाइजेशन करना है किसका, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई है उनका फॉर्मलाइजेशन करना है। फॉर्मलाइजेशन से मतलब क्या है, मतलब ये जो छोटी छोटी इकाई हैं, जैसे आपका इसके अंतर्गत क्या कौन कौन सी चीजें आती हैं, खाद्य प्रसंस्करण की जो सूक्ष्म इकाई है, जैसे आपकी आटा मिल हो गई, आपका पापड़ उद्योग हो गया, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। तो ये क्या है, अनौपचारिक है, ये कोई नियम कानून के तहत नहीं चल रहे। तो सरकार की चाहती है कि इनके एक प्रोसेस के तहत चलें, इनके पर्टिकुलर नियम हो, उनके तहत इनको सुचारू रूप से संचालित किया जाए। तो इसका सरकार क्या चाहती है, फॉर्मलाइजेशन करना, औपचारिकरण करना चाहती है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज का। ठीक है, अब देखते हैं। तो सरकार ने ये स्कीम चलाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रायोजित है। तो इसमें जो कुछ फंड है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल दोनों का है, जिसमें इनकी राशि है 60 और 40 का इसमें अनुपात है। फिर बात करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट बात, कि भाई कितना अनुदान दिया जा रहा है। तो इसमें स्थापित, नई इकाई स्थापित करने के लिए या उसका विस्तार करने के लिए 1 लाख रुपए तक का प्रावधान है। 1 लाख नहीं, सॉरी, 10 लाख रुपए प्रावधान है। 10 लाख रुपए अधिकतम इसमें प्रावधान किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यही थी कि इसमें अनुदान कितना है, 10 लाख रुपए है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है वो 60-40 की है। और प्रमुख जो उद्देश्य है, उद्देश्य की बात क्या है, कि जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई है उनका औपचारिकरण करना है। ठीक है, तो इस तरह से अपना क्या आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। देख लेते हैं कि भाई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम है, इसकी अवधि, अवधि की बात करें तो ये योजना 2020-21 में चलाई गई थी, और इसका संचालन किया जा रहा था 24-25 तक, लेकिन सरकार ने इसको 1 वर्ष और एक्सटेंड कर दिया, और ये कब तक है, अब 2025-26 तक संचालित रहेगी। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट चला रहा है, तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये संचालित की जा रही है। वित्तीय व्यवस्था हम देख चुके हैं 60-40 की है।
फिर इसमें अनुदान दिया जाता है। तो व्यक्तिगत आवेदक, कोई व्यक्ति अगर आवेदन करता है पर्टिकुलर, तो उसका सब्सिडी का 35% अनुदान दिया जाएगा और अधिकतम कितना, 10 लाख रुपए तक का इसमें सहायता प्रदान की जाएगी। उद्देश्य क्या है, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना या विस्तार। ठीक है, योजना की विशेषता, सभी प्रकार की लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को अनुमति। जो फैक्ट याद करने का था, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो एक ही है कि सहायता कितनी प्राप्त प्रदान की जाएगी, 10 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कृषक उपहार योजना किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित हो रही है? तो हमें पता होना चाहिए, राजस्थान सरकार के द्वारा एक योजना संचालित है। तो इसमें कृषकों को कुछ उपहार प्रदान किए जाते हैं। इसमें वाउचर प्रदान किया जाता है, 10,000 रुपए तक का एक इनाम वाउचर प्रदान किया जाता है जब किसान अपनी उपज को बेचता है। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कृषक उपहार योजना है, किस प्लेटफॉर्म के तहत संचालित की जा रही है? तो हमें पता है ये ई नैम पोर्टल के द्वारा संचालित की जा रही है। ई नैम पोर्टल क्या है? ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट फुल फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसने मतलब क्या किया, किसानों के लिए जो मार्केट था उसको एक एकीकृत कर दिया, कंप्लीट मार्केट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाके एकीकृत कर दिया और राष्ट्रीय किसान बाजार इसको बना दिया। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप देखिए क्या फायदा हुआ है। इनेम पोर्टल के माध्यम से विपणन को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम निम्नानुसार है। मतलब किसान अपनी उपज को कहीं पे भी बेच सकता है। सारी मंडियों को, जितने भी एपीएमसी मंडियां हैं, उनको एकीकृत कर दिया गया है। तो कृषक उपहार योजना के, यह योजना इनाम पोर्टल के माध्यम से संचालित हो रही है। पहली बात तो यह है। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है कृषक उपहार योजना के, कि इनाम के माध्यम से कोई किसान अपनी उपज विक्रय करने वाले व्यक्तिगत उत्पादक किसानों को लाभ प्रदान किया जाता है। अगर कोई किसान इनाम के माध्यम से अगर अपने उपज या उत्पादों को बेचता है, तो उसको लाभान्वित किया जाएगा। कैसे लाभान्वित किया जाएगा? किसान को 10,000 रुपए की उपज बिक्री पर एक कूपन तथा इनाम सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजिटल रूप से उपज के मूल्य के गुणक के अनुसार अतिरिक्त कूपन प्रदान किए जाते हैं। किसान अगर 10,000 की मूल्य का उपज का इस पर विक्रय करता है, तब उसको एक गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही थी कि ये पोर्टल याद रखना है हमें, ई नैम पोर्टल। ठीक है, और इस पोर्टल के माध्यम से ये योजना संचालित की जा रही है। और इस पोर्टल का मुख्य काम क्या है? इसने सारे जो कृषकों के लिए बाजार था उसको एकीकृत कर दिया है। चलिए, तो यहां से आंसर अपना क्या हो गया? बी ऑप्शन, इनएम पोर्टल अपना आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार पशु गणना 2019 के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करनी है। पशु गणना की बात की गई, 2019 में लास्ट पशु गणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग कौन सा कथन सही है देखिएगा। राज्य में देश के कुल पशुधन का 10.60% हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है, राज्य में कुल पशुधन का देश के कितना हिस्सा है? 60.10% है। इस 60.10% में कितने मवेशी आएंगे, पशु आएंगे? तो जिसकी संख्या है 568.01 लाख। राज्य में इतने पशु हैं, पशुओं की संख्या पूछेगी तो हम बता सकते हैं 568.01 लाख है, जो कि पूरे देश के कितना प्रतिशत है? 10.7%। राज्य में कुल 568.01 लाख पशुधन है। और यहाँ से कुक्कुट का भी बताया गया है, कितना है? 146.23 लाख। कुक्कुट की संख्या भी बताएगी 146.23। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है। और वर्ष 2023-24 में राज्य का दूध उत्पादन में 14.51% योगदान रहा है। ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, जब पशुधन की बात कर रहे हैं, तो पशुधन के बाद साथ ही हमने दुग्ध उत्पादन की भी बात की। इकोनॉमिक रिव्यू में ये आंकड़ा हमें दे रखा है कि भाई वर्ष 2023-24 में राज्य का दुग्ध उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान रहा है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, 14.51% योगदान रहा है इसमें, दूध उत्पादन में। वहीं एक आंकड़ा हमें ऊन के बारे में भी दिया है। ऊन ऊन उत्पादन में राज्य का कितना योगदान है? तो लगभग 47.53% देश की ऊन उत्पादन राजस्थान में होती है। कितना? 47.53% ऊन उत्पादन राजस्थान में होता है। ये ऊन योगदान में राजस्थान का फायदा हुआ। और दुग्ध उत्पादन में 14.51%।
यहाँ से बात करेंगे कुल पशुधन तो 568.01 लाख है, ठीक है। और जिनका देश भर में कितना परसेंटेज होता है, 10.60% ये परसेंटेज में बात की गई। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ ही हमें कुछ पता होना चाहिए, जैसे ये 10.60% इसकी बात की, और ये टोटल बताया 568.01 लाख मवेशी हैं। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि भाई राज्य में कितने प्रतिशत गाय हैं, कितने प्रतिशत भैंसें हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट के बारे में हमें ये नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक रिव्यू में ये नंबर दे रखा है परसेंटेज के तौर पर। चलिए इनको भी देखेंगे। पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय ऊन उत्पादन में राजस्थान का कितना प्रतिशत योगदान है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है दूध का पूछा जाए, नहीं पूछा जाए, लेकिन ऊन का पूछा जा सकता है। तो ये हम चर्चा कर चुके हैं, कितनी 47.53% देश का ऊन उत्पादन राजस्थान में होता है। और ये आप आंकड़ा देखिए, आर्थिक समीक्षा कौन सी है, 2025-26 की है, और ये आंकड़ा कब का है, 2023-24 का है। तो हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कहीं गलत तो नहीं दे दिया, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। नंबर याद रखना है, डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि लगभग अगर बात करेंगे तो कितना, लगभग 47.5% और एग्जैक्ट नंबर 47.53%, ठीक है। चलिए तो ये देखते हैं पशुगणना 2019, कुल पशुधन की बात की हमने, 568.01 लाख पशुधन है। परसेंटेज में बात की कितना, 10.60% योगदान है। कुक्कुट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, 146.23 लाख इसका नंबर है। फिर प्रमुख पशुधन में हिस्सा भारत में, मवेशी, यहाँ गाय को कहा गया है मवेशी, कैटल, भैंस, बकरी और भेड़ का 4 के नंबर है, और ऊंट ये 5 बताए गए हैं। तो हमें याद रखना है कि भाई राज्य में भेड़, बकरी, गाय और भैंस का कितना प्रतिशत है। तो भेड़ और बकरी और गाय और भैंस, ऐसे अपन याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले भेड़ की बात करेंगे तो लगभग 10% है, और एग्जैक्ट आपके सामने है कितना, 10.64%, ठीक है। 10.64% राज्य में भेड़ है। तो बकरी लगभग कितनी है, 14% बकरियां हैं। बकरी का नंबर कितना है, 14% बकरियां हैं, लगभग 10.60% भेड़ हैं। बात करेंगे गाय की, तो गाय लगभग कितना है, 7%, 7.24 है। 7% अपन याद रख लेंगे, गाय का नंबर कितना है, 7%, भैंस है आपके 12% के लगभग। अब हमें ये याद रखना है कि भाई इन चारों में सीक्वेंस से भी कई बार पूछ लेता है कि सर्वाधिक संख्या कितनी किसकी है। तो आप देख रहे हैं बकरी एक नंबर पर आएगी, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, बकरियों की, एक नंबर। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे भैंस, फिर तीसरे नंबर पर आपकी भेड़, और चौथे नंबर पर सबसे कम है गाय, ठीक है। तो सर्वाधिक किसकी है संख्या, बकरी की है, कितना, 14%। 14% के बाद हमारी भैंसें हैं 12%, 12% के बाद 10%, और ये 7%। सीधा नंबर याद रखिए, पहले 14, 14 के बाद 12, 12 के बाद 10, और 10 के बाद 7। तो ये 7 क्या है, गाय है, और ये है आपका सर्वाधिक 14% क्या, बकरियां। बकरी 14%, बकरी और भैंस, और ये आपका रहा कितना, भेड़ और गाय। और फिर एक अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है सबसे ऊंटों की संख्या। अब ऊंटों की संख्या तो लगभग कितनी है, 84% ऊंटे हैं राजस्थान में। पूरे भारतवर्ष के 84% ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। और इसलिए सरकार ने, आपको पता होना चाहिए कि 2014 में राज्य के जो आपकी पालतू श्रेणी है, उसकी पालतू की श्रेणी में ऊंट को राज्य पशु भी घोषित कर दिया गया था 2014 में। तो ये नंबर पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई, सर्वाधिक संख्या किसकी है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में से। और ये आंकड़ा भी कई बार पूछ लिया जाता है, कौन सा, कुल पशुधन, और इसका देश में हिस्सा कितना है, ठीक है। तो याद रखेंगे थोड़ा सा। और ये बात, दो फैक्ट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, दूध उत्पादन कितना, 14.5%, और वहीं ऊन उत्पादन कितना, 47.5% ऊन उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी है, भारत में राजस्थान की हिस्सेदारी। चलिएगा, फिर है अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ऊंट प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए, ऊंट प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिए
नवजात ऊंटों के पालन पोषण हेतु ऊंट प्रजनकों को वित्तीय सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ऊंटों के संरक्षण हेतु एक मिशन चला रखा था सरकार ने, उसके तहत ये प्रावधान किए गए हैं। ऊंटों के संरक्षण के लिए भाई, और ऊँटनी क्या दूध है उसका भी प्रसंस्करण किया जाता है। नवजात जो ऊँट के बच्चे हैं जिसको क्या कहा जाता है राजस्थान में, टोड़ी कहा जाता है, टोड़ियों कहा जाता है। और ऊँट के प्रजनन को प्रोत्साहित करना है, इनके पालन पोषण को प्रोत्साहित करना है, इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। तो हमसे केवल इतना पूछा गया कि कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो वर्तमान में इस वित्तीय सहायता है वो 20,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पहले ये 10,000 रुपए थी और सरकार ने इसको बढ़ाकर फिलहाल कितना कर दिया है, 20,000 रुपए कर दिया है। तो अपना आंसर होगा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, डायरेक्ट फैक्ट याद रखना है कि भाई राज्य सरकार ने ऊंटों के संरक्षण के लिए, नवजात ऊंटों के पालन पोषण के लिए और ऊंट प्रजनन को बढ़ावा देने हेतु क्या किया है, प्रोत्साहन राशि दी जा रही है कितनी, 20,000 रुपए। चलिएगा अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, राज्य सड़क सुरक्षा कवच बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं। ठीक है, तो पहले नाम से स्पष्ट देखिए स्कीम किससे रिलेटेड है। राज्य सड़क सुरक्षा कवच बीमा योजना है। सड़क सुरक्षा मतलब कहीं दुग्ध उत्पादन वाले जो किसान हैं उनसे ये संबंधित है ये योजना। अब क्या बात कही गई है कि इसमें व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का 9वां चरण 1 फरवरी 2025 से लागू किया। इसका मतलब स्कीम काफी लंबे समय से चल रही है, अभी हाल फिलहाल में इसका 9वां चरण स्टार्ट हुआ है और वो अभी कब से 1 फरवरी 2025 से लागू हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर किसी किसान की, दुग्ध उत्पादक जो किसान है उसकी व्यक्तिगत दुर्घटना होती है तो उसको लाभान्वित किया जाएगा, उसकी परिवार की आर्थिक सहायता सरकार प्रदान करेगी। ठीक है, अब वो कैसे, इस बात को हमें याद रखना होगा कि इस योजना में दुग्ध उत्पादक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख का प्रावधान है और आंशिक स्थायी अपंगता की स्थिति में 2 लाख रुपए का प्रावधान है। अगर कोई किसान घायल हो जाता है या उसका कोई अंग भंग हो जाता है, स्थायी आंशिक स्थायी अपंगता हो जाती है, तो उसमें कितना प्रावधान है, आंशिक स्थायी अपंगता होने पर इसमें 2.5 लाख रुपए का प्रावधान। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात है दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए का प्रावधान है। तो ये दो फैक्ट हमें याद रखने हैं। भाई राज्य सड़क सुरक्षा योजना के तहत किसानों की स्थायी अपंगता होने पर 2.5 लाख रुपए का प्रावधान है और मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। तो ये स्टेटमेंट तो अपना सही है कि भाई दुग्ध उत्पादन की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख का प्रावधान है, लेकिन स्थायी अपंगता की स्थिति 2 लाख रुपए दे है, ये गलत है। तो 2 लाख रुपए दे नहीं है, इसमें कितना है, 2.5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। और हमसे ये पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन। तो हर एक स्कीम में हमें ये याद रखना होगा कि किस स्कीम के तहत कितनी सहायता प्रदान की जा रही है। ठीक है, ये लास्ट में जब अपन एक साथ देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, एक एक करके तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो थोड़ा सा फैक्ट्स को उस तरह से याद रखने की कोशिश करेंगे कि भाई राज्य सड़क सुरक्षा कवच बीमा योजना 1 फरवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक इसका 9वां चरण चलाया गया। प्रकार था व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, इसके तहत सरकार प्रदान करती है। अब मृत्यु या पूर्ण स्थायी अपंगता पर 5 लाख रुपए और आंशिक स्थायी अपंगता पर 2.5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। अगला है कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं ऊंट जैसे पशुओं के लिए निःशुल्क बीमा कवरेज 1 दिसंबर 2025 से प्रारंभ किया गया। कई बार क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट इसलिए दिए जाते हैं कि ना क्वेश्चन को अनावश्यक रूप से लेंदी बनाने के लिए, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, जबकि उनका कोई खास इतना फर्क होता नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस होता नहीं। तो इम्पोर्टेंट योजना थी कौन सी, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। ये स्कीम चल रही है और सरकार ने इसके अंतर्गत प्रावधान किया है कि अभी हमने देखा था गाय, भैंस, भेड़, बकरी और
ऊंट के बारे में हमने नंबर देखा था कि इसका कितना प्रतिशत नंबर है राज्य में। तो सरकार ये चाहती है कि इन पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाए। ठीक है, तो ये निःशुल्क बीमा कवरेज 1 दिसंबर 2025 से प्रारंभ किया गया, ये आता है। इस योजना के अंतर्गत बीमा प्रीमियम का 75% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। तो ये गलत है। इस योजना के अंतर्गत बीमा प्रीमियम का 75% राज्य सरकार वहन नहीं कर रही है। टोटल 100% राज्य सरकार के द्वारा इसके अंतर्गत ये बीमा का जो राशि है वो बीमा प्रीमियम है वहन सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो ये बात हमें याद रखनी होगी। सरकार कितना 100% प्रीमियम सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, तो क्या पूछा गया है? केवल कथन एक सत्य है, केवल कथन 4 असत्य है। तो ये तो 4 नहीं होगा। केवल कथन 2 सत्य है, ये वाला सी स्टेटमेंट अपना राइट आंसर है। अब इसमें भी हमें देखना होगा। अब देखो इसमें कथन दिया केवल, और ये नहीं पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन में। कई बार तो लिख के देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट दिया कि केवल कथन एक सत्य है, केवल कथन 2 असत्य है, केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 व कथन 2 दोनों असत्य हैं। तो ये तो गलत हो गया। पहला कथन सत्य है, ये भी बात सही है। हाँ, केवल कथन 1 सत्य है, केवल कथन 2 असत्य है। थोड़ा सा ऑप्शंस में गड़बड़ है, मिस्टेक है, तो हमें डायरेक्ट याद रखना होगा क्या कि इसमें जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और गलत क्यों है? क्योंकि इसमें 100% जो प्रीमियम है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। अब स्कीम के तहत सरकार में क्या प्रावधान है, किस तरह से बीमा की राशि दी जाएगी? तो पहली बात तो ये है कि किसान को या तो 2 गाय या 2 भैंस, या फिर इसका मतलब कुल 2 पशु। ठीक है, यहाँ से दूसरी बात, या उसकी 1 गाय हो सकती है या 1 भैंस हो सकती है। ठीक है, फिर बात करेंगे बकरी, भेड़ और ऊंट। इनकी संख्या कितनी हो सकती है? इनकी संख्या हो सकती है 10। ठीक है, और इस तरह से टोटल सरकार कितने पशुओं का, 42 लाख पशुओं का बीमा करेगी। ठीक है, तो इसमें जब ये क्वेश्चन में पूछा गया ना कि ऐसे पशुओं के लिए निःशुल्क बीमा कवरेज 1 दिसंबर 2025 से प्रारंभ किया गया है, तो इसमें बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये स्कीम पहले से भी चल रही थी, लेकिन उसकी संख्या पहले 21 लाख थी। ठीक है, 21 लाख थी और इस संख्या को एग्जैक्ट कितना किया गया, डबल कर दिया गया। 42 लाख पशुओं का बीमा सरकार करेगी। अब सरकार ने इसका बीमा कर दिया, तो भाई बीमा प्रीमियम सरकार दे रही है, तो लेकिन अगर पशु की मृत्यु हो जाती है तो सरकार कितना पैसा देगी? ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई गाय, तो यहां से थोड़ा सा देख लेते हैं। गाय, भैंस और ऊंट के लिए अगर इनकी मृत्यु हो जाती है, गाय भैंस ऊंट की, तो इसमें अधिकतम 40,000 रुपए मिलेंगे। वहीं आपके भेड़ और बकरी, इन दोनों की अगर मृत्यु हो जाती है तो इसमें अधिकतम 4,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। तो क्वेश्चन के फैक्ट से ज्यादा नहीं, फैक्ट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गाय भैंस और ऊंट के लिए 40,000 रुपए का प्रावधान है, भेड़ और बकरी की मृत्यु होने पर 4,000 रुपए प्राप्त दिए जाएंगे, जिससे क्या है, किसान को संबल मिल सके। और कितने पशुओं का बीमा किया जा रहा है? और ये टोटल आपके 42 लाख पशुओं का बीमा किया जा रहा है इस योजना के। चलिए देख लीजिए, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। उद्देश्य क्या है? पशुपालकों को निःशुल्क पशु बीमा कवरेज प्रदान करना। वर्ष 2024-25 से संचालित थी और बीमित पशु थे पहले इसमें 10.63 लाख, लाभार्थी परिवार इतने थे। ठीक है, निःशुल्क बीमा पॉलिसी जारी की गई थी। अब बात करते हैं वर्ष 2025-26 की। कुल कवरेज कितना है? 42 लाख पशु है। पूर्व बीमित सहित पहले के भी बीमित थे और इसमें इसको बढ़ाकर कितना किया? 42 लाख किया। प्रारंभ तिथि 1 दिसंबर 2025 से प्रारंभ। शामिल कौन कौन है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट। बीमा प्रीमियम का 100% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। हमने जबकि ऑप्शन में क्या था? 75%। हाँ, 75% नहीं है, 100% वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर कितनी अनुदान राशि प्रदान की जाती है? तो जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको दूध के क्षेत्र में थोड़ा सा राहत प्रदान की गई सरकार के द्वारा, और उनको क्या अनुदान राशि
प्रति लीटर पर प्रदान सरकार के द्वारा की जा रही है। तो पहले ये जो राशि थी वो कितनी थी? 2 रुपए प्रदान की जाती थी पर लीटर, और इसको बढ़ाकर सरकार ने वर्तमान में कितना कर दिया है? 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। इस तरह से आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कोई खास बड़ी बात है नहीं। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर कितनी अनुदान राशि प्रदान की जा रही है वर्तमान में? तो 5 रुपए प्रदान की। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत 2022-23 में दुग्ध उत्पादकों को दी जाने वाली अनुदान राशि 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई। इसका मतलब यह क्या है? इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कंफ्यूज है कि भाई 2 रुपए पहले नहीं दी जाती थी, पहले 3 रुपए प्रति लीटर दिया जाता था, जिसको 2 रुपए बढ़ाकर कितना किया गया? 5 रुपए करा गया। ठीक है, 2 रुपए बढ़ाए गए। पहले किए जाते थे कितने? 3 रुपए, इसमें 2 रुपए बढ़ाए और अब कितने प्रोवाइड किए जा रहे हैं? 5 रुपए प्रति लीटर से प्रदान किए जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में दुर्घटनाग्रस्त एवं रोगग्रस्त मवेशियों के लिए चारा एवं पानी हेतु वित्तीय सहायता को 1 अप्रैल 2025 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया है हाल ही में किसी ना किसी एग्जाम में, एक एग्जाम में। तो हमें याद रखना है, सरकार के द्वारा इन पशुओं के संरक्षण के लिए गौशालाओं की स्थापना की जा रही है। तो इन गौशालाओं में कुछ पशु ऐसे हैं जो कि बीमार हैं या दुर्घटनाग्रस्त हैं, रोगग्रस्त हैं। ठीक है, तो उन पशुओं के लिए चारा और पानी की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने प्रावधान किया है। वो पशुओं पे डिपेंड करेगा। अगर बड़े पशु हैं, बड़े पशु का मतलब जैसे गाय और भैंस है, तो उनके लिए कितने? 50 रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे प्रतिदिन के। और वहीं छोटे पशुओं के लिए, छोटे पशु मतलब गाय का बछड़ा वगैरह है, तो उसके लिए कितने? 25 रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे। ये प्रतिदिन का है। ठीक है, तो बड़े पशुओं के लिए 50 रुपए कर दिया गया पर डे, छोटे पशुओं के लिए 25 रुपए पर डे कर दिया गया है। थोड़ा सा याद रखेंगे भाई, ये पहले कितना था? पहले 44 रुपए था, और ये कितना था? 22 रुपए से बढ़ाकर 25 किया गया, और इसको 44 से बढ़ाकर 50 रुपए किया गया है। और फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भाई ऐसा कितने दिन तक सरकार प्रोवाइड करेगी? तो ऐसा 270 दिन तक, 270 दिन का इसमें प्रावधान है। तो ये फैक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने दिन तक प्रोवाइड किया जाएगा? तो 270। ठीक है, अब देखिए इसमें कि बड़े पशुओं के लिए 44 से बढ़ाकर 50 रुपए किए गए, सही है। छोटे पशुओं के लिए 44 से बढ़ाकर 50 रुपए, ये गलत हो गया क्योंकि ये छोटे पशुओं के लिए नहीं, बड़े पशुओं की। छोटे पशुओं के लिए 22 से बढ़ाकर 25 रुपए, तो ये ठीक है। तो इस तरह से 2 और 4 ऑप्शन, इस तरह से ए, कौन सा? ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये छोटी छोटी स्कीम्स हैं, इनके फैक्ट्स को हमें याद रखना बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए, पंजीकृत गौशालाओं हेतु अनुदान सरकार दे रही है। इसके लिए अनुपयोगी, दुर्घटनाग्रस्त, रोगग्रस्त पशुओं के लिए चारा और पानी हेतु वित्तीय सहायता। ठीक है, लाभार्थी संस्थाएं कौन कौन सी है? पंजीकृत गौशालाएं हैं, कांजी हाउस और नंदी गौशालाएं, नंदी शालाएं इसमें लाभान्वित है। संशोधित सहायता दरें कब से लागू हैं? 1 अप्रैल 2025 से लागू हैं। बड़े पशुओं को 44 से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति पशु प्रतिदिन, जबकि छोटे पशुओं को 22 से बढ़ाकर 25 रुपए प्रति पशु प्रतिदिन, अवधि 270 दिन। तो ये जो 3 फैक्ट हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बड़ा पशु, छोटा पशु और कितने दिन तक ये सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में खारे जल संसाधन वाले क्षेत्रों में मत्स्य पालन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कृषि प्रयोगशाला की स्थापना है? ठीक है, तो खारा पानी है। क्वेश्चन के से स्पष्ट है भाई, सरकार क्या चाहती है? खारे जल संसाधन है, ठीक है, वहां पर मत्स्य पालन की संभावनाओं को हमें देखना है। तो उसके लिए सरकार ने क्या स्थापना की? एक प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। वो किस जिले में की गई है? इकोनॉमिक सर्वे में इतना सा ही इसका पॉइंट दे रखा है, और इसका आंसर है आपके चोरू। ठीक है, तो चोरू जिले में सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के चोरू जिले में मत्स्य पालन की संभावना किसमें? खारे पानी में। तो खारे पानी में देखने के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित करिए। चूरू में खारे पानी की जलीय कृषि प्रयोगशाला। उद्देश्य है खारे जल क्षेत्रों में मत्स्य पालन की संभावनाओं का विकास हो,
शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल संसाधनों का उपयोग हो। मुख्य फोकस क्या है? झींगा पालने को बढ़ावा देना चाहती है। सरकार का उद्देश्य क्या है इस प्रयोगशाला स्थापित करने के पीछे? सरकार झींगा पालन को बढ़ावा देना। इसका महत्व क्या है? जहां पानी की मीठे पानी की कमी है, वहां वैकल्पिक मत्स्य पालन समाधान झींगा किसानों को खारे पानी के परीक्षण सेवाएं उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ पर्पज हैं, लेकिन हमसे अगर पूछा जा सकता है तो केवल इतना पूछा जा सकता है कि भाई ये प्रयोगशाला किस जिले में स्थापित की गई है सरकार के द्वारा, तो हम बताएंगे कि चूरू जिले में ये प्रयोगशाला सरकार ने स्थापित। फिर है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वार्षिक सहायता राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सरकार चाहे दुग्ध उत्पादकों की बात हो, चाहे फसल बीमा की बात हो, ठीक है, चाहे सिंचाई के लिए प्रावधान हो, सरकार हर तरह से किसानों की आय को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसीलिए सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना भी प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना है। आपको पता है इस प्रधानमंत्री कृषि सम्मान किसान सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है, जिसमें दो दो हजार रुपए की 3 किस्त प्रदान की जाती है। ठीक है, ये बात क्लियर है। ये कौन सी स्कीम है? मुख्यमंत्री नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। ठीक है, अब इस सहायतार्थ राज्य सरकार ने भी अपने कदम बढ़ाए आगे और योजना चालू की, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और सरकार ने कहा कि हम 2,000 रुपए और दे देंगे, राजस्थान की जो किसान है उनके लिए 2,000 रुपए एक्स्ट्रा और दे देंगे। अब सरकार राज्य सरकार कैसे देगी? तो ये तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो पहली किस्त में सरकार ने कहा हम 1,000 रुपए दे देंगे, प्लस अगली जो 1,000 रहे उनको 500 500 के 2 किस्त। इस तरह से राजस्थान के किसानों को कितने मिल जाएंगे? ठीक है, 6 और 2 8,000 रुपए मिल जाएंगे। फिर सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाया, इस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 3,000 रुपए कर दिया है। ठीक है, तो ये इस स्कीम का फाइनल पॉइंट है। इस प्रकार राजस्थान के किसानों को कितनी राशि मिल रही है? अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वार्षिक सहायता राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पहले 2,000 दिए जाते थे, अब 3,000 रुपए दिए जाते हैं। इस तरह से तो ऑप्शन सी आंसर राइट हो जाएगा। और टोटल कितने रुपए मिलते हैं किसानों को? तो इस तरह से किसानों को 9,000 रुपए हो गए। लेकिन ये आंकड़ा पूछना थोड़ा-सा मुश्किल है, या तो वो पीएम किसान सम्मान निधि पूछेगा या मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पूछेगा, और इसके तहत राज्य के किसानों को कितना 3,000 रुपए की सहायता प्रदान की। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य सरकार पीएम किसान योजना के अतिरिक्त पीएम किसान इस योजना के अतिरिक्त 3,000 रुपए प्रति वर्ष की सहायता प्रदान कर रही है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित होती है, डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से यह सहायता राशि प्रदान की जाती है, जो राज्य के किसानों के लिए 9,000 रुपए 6,000 प्लस 3,000 का कुल वार्षिक लाभ सुनिश्चित करती है। तो एज इट इज ये आंकड़ा पूछा जा सकता है आपसे, कौन सा? जैसे क्वेश्चन में मिल जाएगा ऑप्शन 6,000 प्लस 3,000, या फिर और 4,000 प्लस 5,000, इस तरह से ये ऑप्शन बना दिए जाएंगे, 4,500 प्लस 45। ठीक है, तो हमें राइट जो ऑप्शन होगा वो 6,000 प्लस 3,000 रुपए की सहायता प्रदान की। चलिए, राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के लिए राजस्थान कृषक समर्थन योजना के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर सरकार किसानों को की जो फसल होती है, उपज होती है, उसको एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है। ठीक है, जिससे किसानों को ये डर ना हो कि भाई उनकी फसल बिकेगी या नहीं बिक पाएगी, तो सरकार उनको पहले से ही आश्वस्त करती है कि सरकार किसानों की फसल को खरीद लेगी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। अब एक अगला जो पॉइंट है वो ये है कि भाई राजस्थान कृषक समर्थन योजना के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर कितने रुपए प्रति क्विंटल बोनस घोषित किया गया है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर भी सरकार ने कुछ बोनस घोषित कर दिया, और वो कितना किया गया है सरकार ने ये पूछा है। तो ये 150 रुपए प्रति क्विंटल, ये बोनस की राशि कितनी है? 150 रुपए प्रति
क्विंटल है। इस तरह से सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंपल बात थी कि राजस्थान कृषक समर्थन योजना है, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक 150 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा 320.50 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। देखने में नंबर बहुत छोटा लग रहा है 150 प्रति क्विंटल, लेकिन जब सरकार के स्तर की बात आती है तो ये कितने करोड़ में बैठी, 320 करोड़ की बात। समेकित बाल विकास सेवाएं, ये आईसीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो ये आपका ये जो प्रोग्राम है समेकित बाल विकास सेवाएं, ये प्रारंभ किया गया है आपके 2 अक्टूबर 1975 से संचालित। 2 अक्टूबर 1975 से समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम सेंट्रल गवर्नमेंट के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मंत्रालय पूछा जा सकता है, तो यहाँ से आप याद रखना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, ये डिपार्टमेंट इसको संचालित कर रहा है। क्या उद्देश्य है, तो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, बच्चे, ठीक है, फिर दूसरा गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिला, ये 3 इसके लाभार्थी हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इनके स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान सरकार रखना चाहिए, स्वास्थ्य और, ठीक है। तो ये कुछ स्कीम्स हैं। समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1975 से संचालित किया जा रहा है। इस तरह से बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली जो धात्री महिलाएं हैं, उनके स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान सरकार के द्वारा रखा जा रहा है। क्वेश्चन, लघु एवं सीमांत वृद्ध किसान सम्मान पेंशन योजना के तहत कितने रुपए मासिक पेंशन के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली सरकार ने एक कानून बनाया था जिसके तहत हर बार 10% या जो भी एक आंकड़ा था सरकार ने बताया था, 10 से 15% इसमें बढ़ोतरी की जाएगी हर बार पेंशन। तो और ये पेंशन किसके लिए है, आप देख पा रहे हैं, लघु एवं सीमांत वृद्ध किसानों के लिए। हमने देखा था सीमांत किसान कौन से होते हैं, जिनके पास भूमि 1 हेक्टेयर से कम होती है, और लघु किसान कौन से होते हैं, जिनके पास भूमि कितनी है, 1 से 2 हेक्टेयर भूमि है, वो लघु श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार इकोनॉमिक रिव्यू के अकॉर्डिंग की बात करेंगे तो इनको हाल ही में 1250 रुपए भी पेंशन दी जा रही है। लेकिन इस पेंशन राशि को अभी बजट की बात करें तो नए बजट घोषणा में इसको बढ़ा दिया गया है, और इसको कितना कर दिया गया है, 1400 रुपए कर दिया गया। ठीक है, इसका मतलब इसको कितना बढ़ा दिया, 150 रुपए बढ़ा दिया गया, 1200, 1300 और 1400। हाल अगर वर्तमान में बात करेंगे कि हाल ही में बजट 2026-27 के अनुसार लघु एवं सीमांत वृद्ध किसान सम्मान पेंशन योजना के तहत कितने रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है, तो अपन 1400 रुपए की बात करेंगे करंट अफेयर के तौर पर। लेकिन अगर वो पूछ लेता है कि आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार आपके लघु एवं सीमांत वृद्ध किसान को कितने रुपए मासिक पेंशन प्रोवाइड की जाती है, तो अपन 1250 आंसर दे देंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस इस बात के हैं कि ये पूछा जाता है, 1400 अपडेटेड है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भाई वृद्ध किसान, ये वृद्ध किसान किसको माना जाएगा, वृद्ध किसान, तो इसमें महिलाओं की जो आयु है वो 55 वर्ष और पुरुषों की आयु 58 वर्ष है, उनको इस कैटेगरी में लाभान्वित किया जाएगा। पुरुष 58 वर्ष से अधिक आयु के और महिलाएं 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को इससे लाभान्वित किया जाएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट स्कीम है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। तो महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से ये योजना संचालित है, और किसके लिए है, मंडी श्रमिकों है। जो मंडी में काम करने वाले श्रमिक हैं, उन श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए एक सरकार ने योजना चलाई। देखिए क्या है, अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति मतलब के पास लाइसेंस है, उन महिला श्रमिकों को स्वयं के विभाग के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि होगी। जो अनुज्ञप्ति लाइसेंसधारी महिलाएं हैं
जो इस योजना के तहत लाभान्वित की जाएंगी, उसमें यह है कि उन स्वयं के विवाह के लिए 50,000 रुपए की सरकार सहायता देगी। तो हमें याद रखना है कि अस महिला प्लस उसके दो लड़कियों की शादी के लिए कितनी सहायता प्रदान की जाएगी? 75,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। पहली बात, उस स्वयं की महिला के विवाह के लिए, और उसकी अगर दो लड़कियां हैं तो दो लड़कियों की भी शादी के लिए सरकार कितना देगी? 75,000 रुपए सहायता प्रदान की। पहले ये योजना के तहत 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती थी, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 75,000 रुपए कर दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं महिला श्रमिकों को तो गर्भावस्था अवधि के लिए 45 दिनों की अकुशल श्रम दर के बराबर राशि प्रदान। ठीक है, तो ये बात सही है कि अगर महिला श्रमिक गर्भावस्था है तो उसको 45 दिनों की अकुशल श्रम दर के बराबर राशि प्रदान की, आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। 45 दिनों की मजदूरी उनको दी। ठीक है, तो महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कितनी? 45 दिन की मजदूरी, अकुशल जो मजदूरी है वो सरकार उनको प्रोवाइड। फिर है कि पितृत्व अवकाश के रूप में 15 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। बिल्कुल, पितृत्व अवकाश कितने दिन का है? 15 दिन की सहायता राशि उसको प्रदान की जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा और तीसरा। फिर बात करते हैं श्रमिकों को गंभीर बीमारी की होने की अवस्था में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु 25,000 की राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी जाती है। तो चिकित्सकीय सहायता कितनी प्रोवाइड की जाएगी? अगर कोई गंभीर बीमारी है तो उसके इलाज के लिए 25,000 की राशि नहीं प्रदान की जाएगी। ये राशि है आपकी कितनी? 20,000 रुपए। सरकार गंभीर बीमारी होने पर इसमें 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान थे। इस तरह से अपना ऑप्शन कौन कौन सा? दूसरा और तीसरा ऑप्शन राइट है। इस तरह से ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो अनुज्ञप्तिधारी जो महिलाएं हैं उनको स्वयं के विवाह के अवसर, स्वयं के विवाह और उनकी दो लड़कियों के विवाह तक कितने रुपए की सहायता दी जाएगी? 75,000 रुपए पर शादी है। फिर अगर गंभीर बीमारी है तो उसके लिए कितने रुपए तक का प्रावधान है? 20,000 रुपए तक के इलाज का प्रावधान है। ठीक है, महिला श्रमिकों को गर्भावस्था अवधि के दौरान 45 दिन की और पितृत्व अवकाश के दौरान आपको 15 दिन की अकुशल मजदूरी है वो प्रोवाइड। तो इस ये इंपॉर्टेंट स्कीम है सरकार की, थोड़ा देखना पड़ेगा इसको। देख लीजिए, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना कृषि उपज बाजारों के जो मजदूर हैं, कृषि उपज बाजार, कृषि उपज मंडियों में जो मजदूर हैं उनके जीवन कल्याण के लिए 2015 में शुरू की। अगर पूछा जाए ये योजना कब प्रारंभ की गई तो 2015 में ये योजना प्रारंभ की गई थी। और इसमें बताया गया कि वर्ष 2025 तक दिसंबर में 698 मजदूरों को 3.51 करोड़ की राशि से लाभान्वित किया गया है। मतलब 698 मजदूरों को इससे लाभान्वित किया गया है। अब देख लीजिए, गर्भावस्था लाइसेंस प्राप्त महिला मजदूरों के लिए 45 दिनों की मजदूरी है। नवजात बच्चे के पिता को 15 दिनों के बराबर मजदूरी। ठीक है, मिली। फिर दूसरा, विवाह सहायता देखी, अपनी शादी या दो बेटियों तक की शादी के लिए 75,000 रुपए का प्रावधान है। चिकित्सा सहायता, गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, हृदय, लीवर, गुर्दा आदि की बीमारी है तो उनके इलाज के लिए सरकारी और अधिकृत जो अस्पताल हैं उनमें 20,000 रुपए की सहायता सरकार के द्वारा इस योजना के तहत प्रदान की जाएगी। ठीक है, और इसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और मेरिट पुरस्कार का भी प्रावधान है कि 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को भी लाभान्वित किया जाएगा। कितनी परसेंटेज है? 60% या उससे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करता है तो उनको भी इससे लाभान्वित किया जाएगा। इस तरह से इसकी 4 कैटेगरीज थी। गर्भावस्था सहायता, ठीक है, फिर आपका छात्रवृत्ति का उनका विवाह और 4 प्रावधान है। चारों को हमें याद रखना। चलो, फिर है अगली स्कीम, कृषि क्षेत्र में बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पीएचडी के लिए कितने रुपए वार्षिक प्रति बालिका सहायता राशि प्रदान है? तो सरकार चाहती है कृषि के क्षेत्र में बालिकाओं को प्रोत्साहित। ठीक है, जैसे कोई बालिका सीनियर सेकेंडरी में 12th क्लास में मतलब एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेती हैं तो उनको फिर सहायता राशि प्रदान करेगी
सरकार। और अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ही स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री लेती हैं, ठीक है, तो सरकार के द्वारा प्रावधान है। इसी तरह पीएचडी तक का इसमें प्रावधान किया गया है। तो कितने रुपए का प्रावधान है ये हमें याद रखना। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सीनियर सेकेंडरी। सीनियर सेकेंडरी लेवल पर है सरकार के द्वारा 15,000 रुपए का। फिर बात करें स्नातक या स्नातकोत्तर, मतलब बीए और एमए, इसके लिए 25,000 रुपए का सहायता सरकार के द्वारा प्रदान करेगी। फिर पीएचडी, कोई अगर एग्रीकल्चर में पीएचडी करती है बालिका, तो उसके लिए आपके 40,000 रुपए का प्रावधान सरकार के द्वारा प्रदान किया जाए। और ये सहायता जो राशि है, ये जो राशि प्रदान की जा रही है पर एनम है, प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। मतलब स्नातक है तो 3 वर्ष की है तो 3 वर्ष तक 25,000, स्नातकोत्तर 2 वर्ष का है तो 25,000 2 साल तक और प्रदान किए जाएंगे। और पीएचडी में सरकार कितने देगी, 40,000 रुपए का प्रावधान करेगी। चलिए देख लीजिए, शिक्षा के कृषि शिक्षा की इंपॉर्टेंट बात क्या है, कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना है और खासकर बालिकाओं को प्रोत्साहित करना है। तो सीनियर सेकेंडरी, स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर पर प्रोत्साहन प्रदान की गई। सहायता राशि सीनियर सेकेंडरी कृषि में 15,000 रुपए प्रति वर्ष है, बीएससी कृषि में और एमएससी कृषि में 25,000 रुपए प्रति वर्ष और पीएचडी के लिए 40,000 प्रति वर्ष है। और आप देख पा रहे हैं वर्ष 2025-26 दिसंबर तक 25,862 लड़कियों को 48 करोड़ की राशि से लाभान्वित किया है। 48 करोड़ रुपए की राशि वितरित सरकार के द्वारा। तब लाभ देख पा रहे हैं 25,862 गर्ल्स को कृषि शिक्षा में सरकार ने अवसर प्रदान की। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, राशि याद रखनी थी 15,000, 25,000 और 40,000। फिर है मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु या अंग भंग होने पर किसानों को कितने रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना, ठीक है, कृषकों की साथी है कौन, सरकार। मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना, अगर किसानों की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या अंग भंग हो जाता है तो किसानों को फिर वित्तीय सहायता प्रदान। तो दो अलग अलग स्थिति, तो यहाँ से मुख्यतः पूछा हमसे किसमें, दुर्घटना में मृत्यु होने पर या अंग भंग होने पर। इस तरह से ऑप्शन हमें देखना होगा क्योंकि इसमें दो प्रावधान है अलग अलग, दुर्घटना में मृत्यु होने पर अलग प्रावधान है और अंग भंग होने पर इसमें अलग अलग कंडीशंस दी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, एक साथ दे दिए, तो हमें इसके अकॉर्डिंग देखना होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो भाई दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितना, 2 लाख का प्रावधान है, ठीक है। वहीं आपके अंग भंग होने पर, ठीक है, तो इसमें आपके 5,000 से 50,000 रुपए तक का प्रावधान किया गया। ये अलग अलग कंडीशन, ठीक है। तो ये अपन देख लेते हैं। तो इस तरह से अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 2 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया है। देख लीजिए मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना, पहले राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के नाम से ये योजना संचालित थी और राजस्थान सरकार द्वारा कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता होने पर किसान, खेतीहर मजदूर और हम्बाला को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अब कृषक कौन से कृषक, जो आपके खेतीहर मजदूर हैं, हम्बाला हैं और किसान हैं, ठीक है। और उनकी मृत्यु कब हो जाती है या स्थिति कब हो जाती है, कृषि कार्य के दौरान। तो इसमें मृत्यु पर 2 लाख रुपए तक और अंग भंग होने पर 5,000 से 50,000 रुपए तक की सहायता मिलती है, जिसके लिए घटना के 6 माह के भीतर एसएसओ पोर्टल या मंडी समिति के आवेदन किया जा सकता है। या तो आप इसके लिए एसएसओ पोर्टल पर आवेदन कर दो या मंडी समिति कर दो। योजना के प्रमुख मुद्दों उद्देश्य क्या है, खेती करते समय कृषि विपणन मंडी में दुर्घटनाग्रस्त होने पर आर्थिक सुरक्षा, सहायता राशि 2 लाख रुपए, अंग भंग विकलांगता, अंग या विकलांगता की गंभीरता के आधार पर 5,000 से 50,000 रुपए। मतलब इसमें ऐसा था कि भाई किसी की एक आंख में फ्रैक्चर हो गया या दोनों हाथों में फ्रैक्चर है या एक हाथ में फ्रैक्चर है, इस तरह से इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, वहां तक अपने को जाने की जरूरत नहीं। तो हम तो डायरेक्ट याद रखेंगे कि अंग भंग की स्थिति में 5,000 से 50,000 रुपए अधिकतम और मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए तक का प्रावधान है।
जबकि आपको याद होना चाहिए जो सड़क सुरक्षा कवच बीमा योजना थी, उसके अंदर 5 लाख रुपए का और अंग-भंग की स्थिति में 2.5 लाख रुपए तक का प्रावधान था। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत अगर किसान की मृत्यु होती है, खेतीहर या हम्बाला मजदूर जो भी हैं, तो मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए और अंग-भंग होने पर 5,000 से 50,000 रुपए तक का प्रावधान किया। चलिए, पशुपालकों को उनके द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मोबाइल वेटनरी सेवा प्रदान की है। जैसे राज्य में हमारे व्यक्तियों के लिए एम्बुलेंस सेवा प्रदान की गई है 108 पर डायल करके। इसी तरह से अ, पशु चिकित्सा भी मोबाइल वेटनरी सेवा चालू की गई है और इसका नंबर रखा गया है, वो नंबर है आपके 1962 पे आपको मोबाइल वेटनरी सेवा मिल जाएगी। ठीक है, अब इसका शुभारंभ कब किया गया है? तो 1 अक्टूबर 2024 से इसका शुभारंभ किया गया है। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। 1 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ और वो नंबर कितना है? 1962 पर आप कॉल करिए और आपको मोबाइल वेटनरी सेवा उपलब्ध हो जाएगी। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से लागू की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो 2016 से संचालित है और सरकार क्या चाहती है? फसल का बीमा करना। ठीक है, किसानों के कई बार फसल पैदा होने के बाद तैयार खड़ी फसल पर ओले पड़ गई या आग लग गई या किसी भी तरह से फसल का नुकसान हो गया, तो किसान की स्थिति कैसी? आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, तो सरकार को सहायता प्रदान करना चाहती है, इसके लिए फसल का बीमा किया गया। और इस योजना में केवल खाद्यान्न फसलें शामिल हैं, तिलहन एवं बागवानी फसलें शामिल नहीं है। कि हमें क्या बताना है? कितने कथन सत्य हैं ये बताना है। ठीक है, तो ये बात तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। फिर बात की इस योजना में केवल खाद्यान्न फसलें शामिल हैं, ऐसा नहीं है। इसमें खाद्यान्न, तिलहन और बागवानी फसलें शामिल हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। फिर खरीफ, रबी और वाणिज्यिक जो बागवानी फसलें हैं, उनके किसान प्रीमियम राशि 2%, 1.5%, 5% निर्धारित है। सही बात है कि देखो, आपको याद रखना होगा कि खरीफ की फसल के लिए कितना है? 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए कितना? 1.5% और बागबानी जो फसलें हैं उनके लिए कितना? 5% जो प्रीमियम है वो निर्धारित किया गया है। खरीफ, रबी और वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए किसान का प्रीमियम, किसान इतना देगा, बाकी सरकार प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब इसमें अगला स्टेटमेंट दिया 15 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2025 के बीच पात्र परिवारों को 6,000 करोड़ से अधिक बीमा दावों का भुगतान किया गया। तो इस प्रकार के जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन में केवल कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, इनका कोई और पर्पज नहीं होता है। अब इस इतना डेटा कौन याद रखेगा? क्यों ही पूछा जाएगा एग्जाम में कि 15 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2025 के बीच भाई किसानों को 6,000 करोड़ रुपए से अधिक बीमा दावों का भुगतान किया गया है। तो सरकार ये चाहती है इस पॉइंट को देके, इस स्टेटमेंट को देके, तो ये योजना संचालित है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कि भाई एक तो ये योजना संचालित है और सरकार ने इतना काम किया कि 6,000 करोड़ रुपए के जो बीमा दावे थे उनका भुगतान कर दिया। ठीक है, सरकार ये बताना चाहती है इस क्वेश्चन के माध्यम से, इसलिए ये पॉइंट दिए जाते हैं इस प्रकार के। इम्पोर्टेंट, अगर असत्य कथन देगा या सत्य कथन पूछेगा तो वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे जो करेगा वो मेन स्कीम से रिलेटेड जो पॉइंट है वहीं पे वो खेला जाता है। तो बात क्या थी? केवल इतनी सी थी कि योजना का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इसमें खाद्यान्न फसलें शामिल हैं, कि तिलहन और बागबानी सभी फसलें शामिल हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि खाद्यान्न, तिलहन और बागबानी तीनों प्रकार की इसमें फसलें शामिल हैं और इसमें जो किसान का प्रीमियम है वो खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% निर्धारित किया गया है। और ये योजना कब से? 2016 से संचालित है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि ये दूसरा स्टेटमेंट सही और ये तीसरा स्टेटमेंट सही है। 3 स्टेटमेंट सही हैं, तो केवल 3 कथन सत्य हैं। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन। तो लगभग आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। धन्यवाद।